चलिए आज बहुत ही बेसिक डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो वर्ड्स हमारी जिंदगी में कॉमर्स लेते के साथ ही जुड़ जाते हैं, बट इसका मतलब कॉमर्स खत्म होने तक हमें पता नहीं लगता। हम इनकी एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिनको आप गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। बट क्या ये डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग है? नो, ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं, एक रटने का तरीका है। अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आज हम समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है और उसके बाद हम एक नई अकाउंटिंग डेवलप कर पाएंगे। आइए, सबसे पहले डेबिट की अगर मैं बात करूं तो डेबिट का मतलब होता है नॉर्मल इंग्लिश में दैट इज ओन्ड। दैट इज ओन्ड, जी हां, कोई भी चीज जिसपे आपका अधिकार है, जिसपे आपका राइट है, वो डेबिट है। ये मार्कर, इस पे मेरा राइट है, मैं कहूंगा इस मार्कर पे मेरा डेबिट है। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है, बट दिस अ फैक्ट। डेबिट का मतलब होता है दैट इज ओन्ड, कोई भी चीज जिसपे आपका राइट है वो क्या है? डेबिट। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है दैट इज लोन्ड, कोई भी चीज जो आपके लिए लोन है, कोई भी चीज जो आपके लिए लोन है, दैट इज क्रेडिट। मैंने 10,000 का लोन ले रखा है, या मैं कहूं मैंने 10,000 का क्रेडिट ले रखा है, एक ही बात है। तो डेबिट इज कोई भी चीज जिसपे आपका राइट है, क्रेडिट कोई भी चीज जो आपके लिए एक तरह से लोन है। अब इससे अकाउंटिंग हमारी कैसे डेवलप होती है, वन बाय वन हम उसकी बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ सुनिए, जिसे आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? कि बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस दोनों एक नहीं है। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने फीस चंदन सर को दी पढ़ने की, तो आप गलत है। आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में आ रहे हैं, आपने जो फीस दी है वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को दी है, चंदन सर को नहीं दी। चंदन सर तो वहां एक लेबर है। बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग है। जो भी चीज आप बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं की जाती। बिजनेस एंड ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका हम अपनी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं? आइए, सबसे पहले एसेट। क्या होता है एसेट? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच प्रोवाइड्स कैश और बेनिफिट्स। कोई भी चीज जो आपको या तो कैश प्रोवाइड करे या बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो आपके लिए क्या होता है? एसेट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसी लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में फर्नीचर है। अब ये जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में फर्नीचर लगा हुआ है सारा का सारा, चाहे वो एसी है चाहे वो डेस्क्स हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि ये सब चंदन सर का है, गलत है। इन सब पे क्या चंदन सर का राइट है? नहीं, इन सब पे राइट है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का, चंदन सर का इस पे कोई भी राइट नहीं है। तो बेसिकली बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, जितने भी एसेट्स बिजनेस के पास होते हैं उस पे राइट बिजनेस का होता है या ओनर का होता है? उस पे राइट होता है बिजनेस का। और मैंने भी आपको बताया, जिस भी चीज पर बिजनेस का राइट होगा, जिस भी चीज पर बिजनेस का राइट होगा,
बिजनेस उस चीज को अपने बुक्स में क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट का मतलब क्या होता है, दैट इज ओन्ड। तो बेसिकली आप खुद बताओ, एसेट्स जो हैं वो क्या होंगे बुक्स में, वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स पर बिजनेस का क्या होता है, राइट होता है। सेकंड, अगर हम बात करें लायबिलिटी की, भाई लायबिलिटी जो होती है, मतलब क्या होता है लायबिलिटी का, बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल। वो अमाउंट जो मुझे पे करना है या बिजनेस को, बिजनेस को, वो अमाउंट जो आपके बिजनेस को पे करना है, वो आपके बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। सपोज रिलायंस है, आप क्या बोलोगे, लोन, अगर मैं कहूं रिलायंस कंपनी पे 10,000 करोड़ का लोन चल रहा है, तो वो लोन रिलायंस ने ले रखा है या मुकेश अंबानी ने ले रखा है? वो लोन ले रखा है रिलायंस ने, बिजनेस का लोन है, मुकेश अंबानी का लोन नहीं। चलिए सब कुछ छोड़िए, अभी आपने विजय माल्या सुना होगा, विजय माल्या केस, 10,000 करोड़ के आसपास की उनकी लायबिलिटी थी, तो वो लोन किसका है, विजय माल्या का या उनकी कंपनी किंगफिशर का? किंगफिशर का लोन है, वो विजय माल्या का लोन नहीं है। तो बेसिकली जो लायबिलिटी होती है वो ओनर की नहीं होती है, वो किसकी होती है, बिजनेस की। अगर मैं अपनी एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन बैंक से सैंक्शन करवाता हूं, तो वो लोन क्या मैंने लिया? नहीं, अकाउंट्स कहता है वो लोन किसने लिया, बिजनेस ने लिया, वो लोन बिजनेस का है। तो लायबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय whom, अमाउंट पेबल बाय here refers to business, बाय बिजनेस। सो बेसिकली जो लायबिलिटी है उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैंने क्या बताया, दैट इज लोन्ड, वो एक तरह से लोन है, तो हम उसे क्या करेंगे, अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। तो आपने 2 चीजें मेरे साथ समझ ली हैं अभी तक, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन। थर्ड वर्ड, एक्सपेंस। ध्यान से सुनिए, देखिए जो भी बिजनेस एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने अपने बिजनेस में स्टाफ रखा हुआ है, तो उस स्टाफ को सैलरी आप दे रहे हो या आपका बिजनेस दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। अब एक बात बताओ, आपने एक दिन स्टाफ को बोला कि यार घर पे ना मेड नहीं आई है, जाके थोड़ी सी हेल्प करवा दो, क्या वो स्टाफ कर देगा? नहीं करेगा, मना कर देगा। क्या कहेगा? सर मुझे यहां पे काम के लिए रखा गया, आपके घर के काम के लिए नहीं रखा गया। अब ऐसा उसने क्यों कहा? ही इज गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द बिजनेस, नॉट फ्रॉम यू। तो क्योंकि बिजनेस उसे सैलरी पे कर रहा है, तो उसकी सर्विसेज पर, उस एम्प्लॉय की सर्विसेज पर किसका राइट है? उस एम्प्लॉय की सर्विसेज पर राइट है बिजनेस का, ओनर का राइट नहीं है। और जिस भी चीज पर बिजनेस का राइट होता है, जिस भी चीज पर बिजनेस का राइट होता है, बिजनेस उसे अपनी बुक्स में क्या करता है? डेबिट करता है। तो बेसिकली वट एवर द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द बिजनेस, जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर करता है, एंड द सर्विसेज विच द बिजनेस इज गेटिंग फ्रॉम सच एक्सपेंसेस will be debited by the business in the books of accounts, क्योंकि उस पे बिजनेस का सोल राइट है, ओनर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, क्योंकि इनसे जो सर्विसेज मिलती हैं उस पे किसका राइट होता है? बिजनेस का। अब हम आते हैं इनकम्स पे। जो इनकम्स होती हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट होती हैं। क्यों होती हैं? ध्यान से देखिए भाई, ओनर कहता है भाई देख बिजनेस, मैं ओनर हूं और ये सपोज यहां पे बिजनेस जी है, मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस जी को कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा बिजनेस जी मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, आप बदले में क्या दे रहे हो? बिजनेस ने कहा बाबूजी 10 लाख रुपए दिए आपने, तो उस 10 लाख से मैं जो भी कमाऊंगा उस पे आप ही का तो अधिकार है। तो मैंने उसको कहा मानता है ना, जो भी उस 10 लाख से कमाएगा उस पे मेरा अधिकार है।
बिजनेस ने कहा हाँ बाबूजी मानता हूं। अब जो बिजनेस उस 10 लाख रुपए पे कमाएगा उस पे किसका राइट है? ओनर का। मतलब कमा बिजनेस रहा है, बट क्या बिजनेस उस पैसे को अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता। वो जो बिजनेस कमा रहे हैं वो कमाकर सारा का सारा पैसा बिजनेस को वापस करना है ओनर को। वो पैसा कमा तो बिजनेस रहा है, बट वो पैसा कमाकर बिजनेस ने वापस करना है किसको? ओनर को। वो ओनर का पैसा है। अरे आपने इतनी अच्छी लाइन पढ़ी हुई है अपनी बिजनेस स्टडीज के अंदर, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो एक रिस्क लेता है, और उस रिस्क का जो रिवॉर्ड होता है वही तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो जो भी बिजनेस कमा रहा है उसे कमाकर वो अपनी जेब में नहीं डाल सकता। वो सारा का सारा पैसा उसको देना है। किसको देना है? ओनर को देना है। तो जो भी वो कमा रहा है बिजनेस, एक तरह से वो उसके लिए लोन है, क्योंकि उसे वापस करना है किसको? ओनर को। इस वजह से इनकम बुक्स में क्या होती है? क्रेडिट। तो आपने मेरे साथ बड़ी ही सिंपल चीज समझी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और क्यों असेट हम डेबिट करते हैं, क्यों लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, क्यों एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, और क्यों हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। ये जेन्युइन रीजंस हैं कि व्हाई assets are debited, liabilities are credited, expenses are debited and incomes are credited। तो इसके साथ एक छोटी सी डिस्कशन हम और कर लेते हैं यहां पर, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। आपने ये वो दो वर्ड्स बहुत ज्यादा सुने होंगे। आज हम समझते हैं जरा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। समझिए, देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में ही हम खर्चे करते हैं, अमाउंट स्पेंट। बट एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम विच बेनिफिट्स विल कम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम विच बेनिफिट्स विल कम बट फॉर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप अपने स्टाफ को 1 महीने की सैलरी दोगे तो वो कितने महीने काम करेगा? 1 महीने। आपने अपने स्टाफ को 6 महीने की सैलरी दी, कितना काम करेगा? 6 महीने। तो आपने खर्चा किया और आपको पता है कि कब तक बेनिफिट मिलेगा, तो वो क्या है? एक्सपेंस। आपने एडवर्टीजमेंट करी, कोई अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो कोई सर्टेनिटी है कि उससे बेनिफिट कब तक मिलेगा? कोई सर्टेनिटी नहीं। अब बिल्डिंग परचेज करो, फर्नीचर परचेज करो, एसी परचेज करो, आपको पता है वो कब तक चलेगा? कोई सर्टेनिटी नहीं। तो जब आप ऐसा कोई खर्चा कर रहे हो जिसमें आपको ये नहीं पता कि बेनिफिट कब तक मिलेगा, इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। बेनिफिट दोनों में मिलेगा, बट इसमें बेनिफिट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपको पता है, बट एक्सपेंडिचर में बेनिफिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है जो आपको नहीं पता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। बहुत ही सिंपल होती है, और बिलीव मी, इस पे आपकी कमांड आ गई तो पूरे अकाउंट्स पे कमांड आ गई। देखिए, जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या होता है। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने अगर है तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली हमें 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। वन विल बी डेबिट एंड अनदर विल बी व्हाट? क्रेडिट। ये 2 एस्पेक्ट्स हमें उसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। अब हमने अभी तक देख लिया कि असेट्स अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। और इनकम जो है हमारी वो क्या होती है? क्रेडिट। ये हमने अभी तक देख लिया। अब बड़े रिलैक्स होके जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसे आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं। सबसे पहले जैसे पेड सैलरी रुपीज 10,000, 10,000 रुपये हमने सैलरी पे करी। ठीक है, आपको हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट निकालने, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर हम सब चीज करेंगे। देखो,
सबसे पहले सैलरी, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यस और नो, एंड एक्सपेंस जो है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, यस और नो। अब आपने पे करा, पे करने से कैन आई से कि हमारा जो कैश है वो कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब हमारे असेट जो है वो क्या हो गए, कम हो गए, और असेट कम हो गए तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपने एंट्री के अंदर दो एस्पेक्ट जो है वो फाइंड आउट करें। वन एक्सपेक्ट कि हमने सैलरी पे करी है, दैट्स एन एक्सपेंस, तो वो डेबिट होगा, और सेकंड इज कि कैश कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब असेट कम हो गया तो हमने उसे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आपने सबसे पहले, और हमेशा आपने इसे ऐसे ही करना है स्टार्टिंग में। तो एंट्री क्या होगी बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश कम हुआ उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां पर डेबिट में 10,000 एंड क्रेडिट में 10,000। ठीक है, जो डेबिट में आता है उसको हम पहले लिखते हैं, डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट के लिए सीआर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो 2 से अपने आप रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ये आपका डेबिट कॉलम का अमाउंट होता है, और यहाँ पे क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, इसकी फिर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से सारी चीजें आपको सीखनी है, समझ में आया? शो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेंट पेड ₹20,000। तो बताओ, रेंट पे किया, रेंट पे करना इज एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो है वो क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं। पे किया, पे करने से कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो गया मतलब हमारे असेट कम हो जाएंगे, असेट कम हो जाएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनी बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना होता है यहां से, कैश अकाउंट। कितना बेटा, 20,000, 20,000, वेरी गुड। ठीक है, यहां पर हमने नरेशन लिखी, बीइंग रेंट पेड। आप अभी स्टार्टिंग में ऐसे प्रॉपर जरूर बनाओगे कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट, तभी आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी और तभी आप कमांड ले पाओगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। सपोज उसने लिखा ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹30,000। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंस है, क्या होंगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट, वेरी गुड। पे करे, पे करे मतलब कैश कम हो गया, असेट कम हो गए, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बताओ, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 being office expenses paid। हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर दी। होपफुली आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। चलो और देखें, आराम से सारे एक्सपेंसेस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है कई बार ऑफिस में, आएगा ही ऑब्वियसली। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹30,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने 30,000, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भी क्या है बेटा, वेरी गुड, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। पे करे हमने, पे करने से क्या होगा बताओ, कैश कम, कैश कम मतलब असेट कम, असेट कम मतलब क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी
बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 ठीक है। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो होपफुली ये चारों एंट्रीज जो मैंने आपको करवाई हैं इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, चारों आपको क्लियर है। हमने चारों में भी देखा एक्सपेंस और बेसिकली पेमेंट करी तो कैश कम हो गया, असेट कम हो गया। पक्का क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? श्योर। चलिए आगे बात करें। हाँ गुड। अब मैं आपको एंट्रीज बताने जा रहा हूं गुड्स परचेज की। देखो गुड्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम अपने बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है। जैसे बुक की शॉप है तो बुक की शॉप में बुक्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, गुड्स हैं। फर्नीचर की शॉप है तो वो फर्नीचर में डील करते हैं तो फर्नीचर उनके लिए क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, इन विच बिजनेस डील, इन विच बिजनेस डील्स, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, डे टू डे बेसिस, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये गुड्स क्या है, इन विच बिजनेस डील्स, चलो ऑन डे टू डे बेसिस लिख लो। अब बड़े आराम से आपको एक एक चीज समझनी। सपोज उसने आपको बोला गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। 10,000 रुपए के हमने गुड्स परचेज करे कैश में। अगर आप अपने बिजनेस का स्टॉक खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो वो आपके लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है वो आपके लिए, एक्सपेंस। गुड। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। रुपीज 10,000 इन कैश, तो इससे जो है हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो गया मतलब असेट कम हो जाएंगे। असेट कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ या ना, पक्का, शो। तो अब ध्यान से देखो, गुड्स परचेज करना वॉज एक्सपेंस, डेबिट के, कैश कम हो गया, असेट कम हो गया, क्रेडिट। गुड्स परचेज जब करते हैं तो हम उसको लिखते हैं परचेज अकाउंट। क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट, डेबिट। और कैश हमारा कम हो गया तो टू कैश अकाउंट। कितने से, 10,000 10,000। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। समझ में आया आपको? कोई डाउट इसके अंदर? श्योर, क्लियर है? चलिए अगर वो नोट करिए फर्स्ट, आपको वो बोले गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 इन कैश फ्रॉम राम। नाम भी बता दिया कि किससे खरीदा, पहले वाले में नाम नहीं बताया था। तो अगर कैश में परचेज करें और नाम पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सेम एंट्री होगी। ये क्या है, गुड्स परचेज करना, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इससे क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो गया तो आपके असेट्स कम हो जाएंगे। असेट्स कम हो गए तो क्रेडिट। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कैश में आपने परचेज करें। तो एंट्री विल रिमेन सेम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 10,000 10,000। वंडरफुल जॉब। बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो
चाहे नाम लिखा हुआ है जिससे खरीदे हैं या नहीं लिखा हुआ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको ये बात मेरी क्लियर है। श्योर, चलिए। लेकिन सपोज इसमें वो आपको बोल देता गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000, उधार पर हमने 30,000 के माल खरीदा। तो बेटा गुड्स परचेज करे वो तो हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे 30,000। अगर हम किसी से उधार पर माल खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बन जाते हैं क्रेडिटर। क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिससे हम गुड्स उधार पे परचेज करते हैं वो क्रेडिटर होता है। ये एक तरह से हमारी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उसको ये अमाउंट पे करना है। पे नहीं किया ना, अभी पे करना है, इसलिए हमारे लिए लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है? श्योर, वेरी गुड। तो उधार पे खरीदा 30,000 रुपए, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर, उधार पे खरीदा माल, क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने से, 30,000 से। क्रेडिटर क्यों आया, क्योंकि हमने गुड्स उधार पे खरीदे। कैश पे खरीदे होते तो बात अलग थी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहां नरेशन लिखी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर माल खरीदा। समझ में आया? श्योर, क्लियर है बात आपको? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए, इसी में अगर हमें ऐसे देते तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹30,000। 30,000 रुपए के हमने गुड्स उधार पे खरीदे, किससे, राम से। तो गुड्स परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होगा ये, डेबिट। अब देखो, उधार पे खरीदे राम से, हमें पता है हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट यहां पर क्योंकि आपको नाम गिवन है जिससे आपने उधार पर खरीदे हैं, तो क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसका नाम लिखना है, टू राम अकाउंट। समझ में आई? अगर उधार पे आपने माल खरीदा है और सामने वाली पार्टी का आपको नाम पता है तो आपको नाम मेंशन करना है। बट अगर कैश में खरीदा है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। समझ में आया? श्योर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेम गिवन है और आपने कैश परचेजेस करी है तो कोई उसकी रेलिवेंसी नहीं है। बट अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है और नेम गिवन है तो मेंशन नेम। ठीक है, यहां पे
नीड नॉट टू मेंशन नेम। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो गुड्स से रिलेटेड 4 एंट्रीज हो सकती थी, वो मैंने आपको चारों की चारों बता दी। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं। फटाफट एक बार आप इसको जो है फटाफट रिवाइज कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। यहां तक सारा का सारा अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करिए। हो गया रिवाइज? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड, किसकी बात करने जा रहे हैं हम? गुड्स सोल्ड की। बड़े रिलैक्स होके, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपए के गुड्स हमने कैश में बेचे। आपने सेल करे, सेल करने से क्या आएगी? इनकम आएगी। वो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। सेल करते हैं ना बेटा, सेल करना इज इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट, हमें पता है। कैश आएगा भाई, माल बेचा है तो कैश आएगा ना। कैश आएगा मतलब असेट बढ़ जाएंगे, असेट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनी बताओ फटाफट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 10,000 being goods sold in cash। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए अब इसी में अगर वो हमें नाम भी मेंशन कर देता, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000 टू राम। राम को हमने 20,000 रुपए के गुड्स कैश में सोल्ड करे। ठीक है, ये उसने आपको बता दी। तो नाम भी बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे परचेज में नहीं पड़ा था अगर कैश में, तो सेम वे सेल में भी नहीं पड़ता। तो गुड सोल्ड करे, इनकम है, क्रेडिट होगी। कैश आएगा, कैश आएगा मतलब असेट बढ़ गए तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 20,000 नरेशन सेम, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी अगर कैश सेल है और नाम मेंशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश ही लेना है। बट सपोज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम ₹30,000। 30,000 रुपए के गुड्स हमने राम को उधार पे बेचे। पहली बात गुड्स हमने सोल्ड करें, गुड्स सोल्ड करना इज व्हाट? जनरेटिंग द इनकम। इनकम आएगी, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब हमने उधार पर बेचे हैं राम को, तो अगर हम किसी को माल उधार पे बेचते हैं तो वो हमारा बन जाता है डेटर। बी साइलेंट है, डेटर। डेब्टर मत बोलना, डेटर। डेटर कौन होता है? टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेटर। इससे हमें फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, अमाउंट टू बी रिसीव है, फ्यूचर में अमाउंट पैसा मिलेगा ना। तो इसीलिए डेटर जो है हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। क्या होता है? असेट। तो अगर हमने किसी को उधार पे माल बेचा बेटा तो वो हमारे लिए क्या है? डेटर है। समझ में आया? डेटर हमारे बढ़ गए तो इसका मतलब हमारे असेट्स जो है वो बढ़ गए। असेट्स बढ़ गए तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी हमारी? अब देखो नाम गिवन है तो नाम लिखेंगे, राम अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 30,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज। अगर ये नाम राम का गिवन नहीं होता तो क्या लिखते, डेटर लिखते। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? शो मैं एक ले लेता हूं, इसमें नाम नहीं लिखता मैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹25,000। उधार पे हमने 25,000 रुपए के गुड्स बेचे, तो यहाँ गुड्स सोल्ड करे, दिस इज व्हाट इनकम। इनकम जो है वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब उधार पे माल बेचा, ये हमारे डेटर्स हैं, बढ़ गए। डेटर्स बढ़ गए मतलब हमारे असेट बढ़ गए। असेट बढ़ गए तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहां पे हमें नाम नहीं पता था तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, डेटर। डेटर कौन होता है, जिससे हम उधार पे माल बेचते हैं। वेरी गुड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझ में आई बात? श्योर, क्लियर है? तो यहां तक आपने मेरे साथ जो अभी तक टोटल पढ़ लिया, आपने कर ली जर्नल एंट्रीज किस किस से रिलेटेड, एक्सपेंसेस पेड की कर ली, हाँ या ना? फिर आपने करी गुड्स परचेस्ड की, चाहे वो कैश में थे चाहे वो क्रेडिट में थे, यस और नो? वेरी गुड। और थर्ड आपने क्या सीख ली, गुड्स सोल्ड की एंट्री इन केस ऑफ कैश सेल एंड इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, देखिए अमाउंट सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अब हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पिछले पार्ट में आपने मेरे साथ सीखा था, अगर मैंने एंट्री करी गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000, तो आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी सीखी थी कि हमने राम को गुड्स सोल्ड करे, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, वो क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, राम कौन है, डेटर, बढ़ गए, असेट बढ़ गया, डेटर बढ़ गए, असेट बढ़ गया, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमारी एंट्री बनी थी। दिस वाज 10,000 एंड हियर इट वाज 10,000। यही हमने किया था, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। याद है पक्का? अब सपोज आपको वो बोलता है राम पेड ₹10,000। राम ने, जिसको हमने उधार पे माल बेचा था 10,000 रुपए का, उसने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट उसने बोला राम पेड ₹10,000, 10,000 रुपए दिए। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपए उसने राम ने दिए तो हमारा कैश बढ़ गया, हाँ या ना? कैश बढ़ गया हमारा, तो हमारे असेट्स बढ़ गए। असेट्स बढ़ गए तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसने पे किया, राम ने। राम कौन था, डेटर। भाई राम कौन था बेटा, डेटर था ना। तो राम ने पेमेंट कर दिया कर, तो हमारे जो डेटर थे वो क्या हो गए, कम हो गए। डेटर कम हो गए मतलब
असेट कम, राम ने पेमेंट कर दी, खत्म हो गया। जब उधार लिया था तो वो डेटर बना था, अब उसने पेमेंट कर दी तो हमारे डेटर कम हो गए, असेट कम होगा। असेट कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 being cash paid by Ram या being amount received from Ram। समझ में है आपको? तो जिसको आपने उधार पे माल बेचा था, डेटर को, अगर डेटर पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर या जो भी नाम है। समझ में आ गया? शो पक्का क्लियर? अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता राम पेड ₹9800 इन फुल सेटलमेंट। हमने राम को 10,000 का माल बेचा था, बट राम ने 9800 दिए फुल सेटलमेंट में। राम ने बोला बस ठीक है, मेरे पास इतने ही है, अब देख लो भाई। तो राम से हमें कैश तो मिला, असेट हमारे बढ़े, उसको हम डेबिट करेंगे कितने से, 9800 से। राम हमारा डेटर था, कम हो गया, डेटर कम हो गया मतलब कैश कम, सॉरी असेट कम हो गए, असेट कम हो गए तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे, 10,000 रुपए से, क्योंकि राम तब इसके अलावा कुछ देगा नहीं। तो हमने एक तरह से राम को डिस्काउंट दिया, उसने 10,000 की जगह हमें 9800 की और हम मान गए, तो हमने राम को एक तरह से डिस्काउंट दिया 200 रुपए का। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। समझ में आई बात? और ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट। तो यहां डेबिट दो चीजें हो रही है, एक तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 9800 से, फिर डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से हो रहा है, 200 रुपए से। टू किसने दिया, राम ने। डेटर हमारे कम हो गए कितने से, 10,000 से। समझ में आई बात? श्योर। तो बीइंग amount paid by Ram in full settlement। समझ में आया? तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, हमने सेल करी थी, उसने पैसा दिया, और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने कुछ डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? श्योर। इसको मैं थोड़ा पुराने तरीके से लिख दूं, दिक्कत आ रही है तो। यहां पर हमारा 9800 है, यहां पे हमारा 200 है, टोटल क्रेडिट में हमारा 10,000। तो होपफुली आपको ये क्लियर है, पक्का। चलो एक और एंट्री करते हैं इससे रिलेटेड, तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाएगा। ये तीनों आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लो फास्ट। चलो स्टार्ट करें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000, डेटर पेड ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, चलो करो। गुड्स बेचे हमने उधार पे, हाँ या ना, सेल हुई है,
गुड्स सोल्ड हुए, केस 1 में गुड्स सोल्ड होना क्या होता है, इनकम होता है। इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एकदम आराम से बच्चों की तरह चलो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमने उधार पे बेचे तो हमारा डेटर आ गया, डेटर बढ़ गए मतलब हमारे असेट बढ़ गए, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहले उसमें हमारी एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी फर्स्ट उसकी एंट्री हो गई। फिर सेकंड में क्या बोले, डेटर पेड 19,000 इन फुल सेटलमेंट। डेटर ने 19,000 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में। तो उससे होगा क्या बताओ, हमारे जो डेटर हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब हमारे असेट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से करेंगे, 20,000 रुपए से। ठीक है, फिर पैसा आया मतलब हमारा कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गए, असेट बढ़ गए तो डेबिट होगा, कितने से, 19,000 से। यही रीजनिंग सिखाई थी। और अब 20 में से 19 थी तो हमने उनको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड। वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट करेंगे। कितना डिस्काउंट दिया, 1,000 से। समझ में आई बात, शो। तो अब इसकी एंट्री कर देते हैं। ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको सब सिखाया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बताओ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 टू डेटर काउंट कितना, 20,000। ठीक है, बीइंग अमाउंट received from debtors in full settlement। समझ में आ गया, कोई डाउट इसके अंदर, श्योर, पक्का। बट अगर इसी में ऐसे लिखा होता सिर्फ डेटर्स पेड ₹19,000, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, यहां लिखा हुआ था, यहां नहीं लिखा हुआ फुल सेटलमेंट, तो सिंपल एकदम, डेटर ने पे किया, डेटर कम असेट कम, 19,000 रुपए का कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गए, तो ये डेबिट ये क्रेडिट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने से होगी बेटा, 19,000। ठीक है, इसमें फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, अपना दिमाग नहीं लगाना, आप 19,000 रुपए लो। डिस्काउंट तभी आएगा जब क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, बाकी 1,000 रुपए ले लेंगे फ्यूचर में जब आएगा। समझ में आया, तो डिस्काउंट तभी आएगा जब क्वेश्चन के अंदर फुल सेटलमेंट हो। पक्का, होपफुली यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि अमाउंट रिसीव होगा डेटर से तो हमें क्या एंट्री करनी है। आ गई निकम्मो, पक्का आ गई, श्योर। चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अपनी, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज उस केस में होंगी। देखिए, हमने बेसिकली पिछले पार्ट में क्रेडिट परचेजेस की एंट्री देखी थी, जैसे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने उधार पे माल खरीदा कितने रुपए का? 30,000 का। तो गुड्स परचेज करना इस एक्सपेंस, क्या करेंगे उसको हम? डेबिट करेंगे, ठीक है। उधार पे खरीदा था तो ये क्या था? हमारे क्रेडिटर बढ़ गए थे। क्रेडिटर बढ़ गए तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, और लायबिलिटी बढ़ गई तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। याद है? तो हमने एंट्री क्या की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 30,000 being goods purchased on credit. On credit. अब अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा पेड टू क्रेडिटर ₹30,000, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, पेमेंट करी, पेमेंट करने से कैश हमारा कम हो गया, असेट हमारा कम हो गया। रीजनिंग जरूर लिखनी है स्टार्टिंग में, जब तक मैं लिख रहा हूं। फिर एक बार आप मास्टर बन गए, फिर आप दिमाग में ही सोचना, कैश कम असेट कम तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिटर हमारे इससे, अब मैंने क्रेडिटर को अपने पेमेंट कर दी तो मेरे क्रेडिटर जो हैं वो कम हो गए। पेमेंट कर दी ना, क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। याद है? लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? क्रेडिटर काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 30,000 being amount paid to creditors। हमने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया कितना? 30,000 रुपए। समझ में आ गया आपको? श्योर। तो बहुत सिंपल, जो हमने परचेज की थी उसकी पेमेंट करी तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम एज वेल एज असेट कम। बट अगर इसी में लिखा होता सपोज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने श्याम से गुड्स परचेज करे तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज काउंट, परचेज है, परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट। श्याम, श्याम कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर उधार पे खरीदा है, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करते बेटा? क्रेडिट। क्या एंट्री होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने से? 5,000 यही होता। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन
क्रेडिट। अब इसके बाद अगर मैं देता पेड टू श्याम ₹4800 इन फुल सेटलमेंट, हमने श्याम को 4800 रुपीज दिए फुल सेटलमेंट में। तो देखो बेटा, पे किया, कैश कम हुआ, कैश कम हुआ, असेट कम हुआ, असेट कम हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। बट कितना पे किया बेटा, 4800, आया ना। श्याम जो कि हमारी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, वो हमारा कम हो गया। क्रेडिटर कम मतलब लायबिलिटी कम, लायबिलिटी कम तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। अब हमने 5000 की जगह 4800 पे किए, तो हमको इस बार क्या हुआ, डिस्काउंट मिला या हमने दिया, डिस्काउंट मिला। वेरी गुड। कितना मिला, 200 रुपये। डिस्काउंट मिलना हमारे लिए एक तरह से कमाई है, इनकम है, और उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात? श्योर। तो क्या एंट्री बनेगी, देखो, एक तो हम डेबिट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो गई पूरे 5000 से, हमने देना तो उसको कुछ नहीं है। फिर हमारा कैश गया 4800 और हमारी कमाई है 200 रुपये। तो डेबिट होगा कौन, श्याम। श्याम अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 4800, सॉरी 5000 से। कैश हमारा कितना कम होगा, 4800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 200 रुपये। बीइंग डिस्काउंट, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो बीइंग अमाउंट पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। तो ये आपने देखा कि अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे हमें एंट्री करनी है। बट इसके लिए याद रहे क्या लिखा होना चाहिए, इन फुल सेटलमेंट। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो हमें अपने आप से नहीं मान। सपोज ऐसे लिखा होता, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹1 लाख। ठीक है। तो एंट्री क्या होती बताओ, अब तो यार आप पड़ गई होगी। परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, और राम से खरीदे तो टू राम अकाउंट। राम को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है। वेरी गुड। तो 1 लाख 1 लाख। ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, अब लिख लेना अपने आप, आपको पता है कैसे लिखनी है। अब नीचे मैं लिख देता अमाउंट पेड टू राम ₹80,000, और मैंने फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो आपको अपनी तरफ से नहीं मानना इसे फुल सेटलमेंट। पे किया है, असेट कम, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। राम को पे किया है, क्रेडिटर कम, क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 80,000 से टू कैश अकाउंट कितने से, 80,000 से। समझ में आ गया? श्योर। तो दिस इज बीइंग अमाउंट पेड टू राम। तो होपफुली यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है कि अगर हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो क्या होगा, पूरा करते हैं तो, डिस्काउंट में करते हैं तो, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो।
और अगर पे करते हैं, पूरा पे किया तो कैसे, और हमें डिस्काउंट मिला तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में। तो अब तक हम एक्सपेंसेस की सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, इन सब की एंट्रीज देख चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखिए। आपने गुड्स परचेज किए थे, देखिए सबसे पहली चीज, जनरली अगर कैश परचेज हुई है तो उसका रिफंड नहीं मिलता। अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है तो जनरली आप उसे ही वापस करवा पाते हैं। तो अगर आपने गुड्स परचेज किए थे ऑन ए क्रेडिट, तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए थे, हाँ या ना, पक्का, शो। अब आप गुड्स वापस कर रहे हो, गुड्स जो आपने खरीदे थे वापस कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं गुड्स रिटर्न्ड टू हरी ₹10,000, तो आपने हरी को माल वापस किया, तो हरी जो आपका क्रेडिटर था, जब आपने उसे पैसे वापस कर दिए तो आपका क्रेडिटर भी क्या हो गया, कम हो गया। क्या आपको हरी को पैसे देने की जरूरत है? भाई जब मैं हरी से परचेज करके लाया था, जब मैंने किए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, तो बताओ मैंने क्या एंट्री करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, यही एंट्री की होगी, हाँ या ना। अब हरी उस समय मेरे लिए क्रेडिटर था, मैंने पेमेंट करनी थी। अब मैंने माल ही वापस कर दिया तो मेरी क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। क्रेडिटर कम हो गए मतलब मेरी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। गुड्स रिटर्न किया आपने, गुड्स रिटर्न किए, तो देखो जब आपने परचेज किए थे, परचेज वॉज एक्सपेंस, परचेज क्या था, एक्सपेंस। अब यहां पर वो एक्सपेंस आपके क्या हो गए, कम हो गए। जब एक्सपेंस होते हैं तो डेबिट, एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी बताओ, हरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। टू परचेज रिटर्न कितना, 10,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरी, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, अगर हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ में आ गया, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेल्स रिटर्न है, मतलब हमने किसी को माल बेचा था, उसने हमें माल वापस कर दिया, तो इसे हम रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। आपने सेल किया था, माल वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो इनवर्ड, ठीक है। वहां आपने परचेज किया था, आप वापस कर रहे थे, तो इसलिए आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जा रहा है, इसका मतलब इनवर्ड का आ रहा है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न होती है तो सबसे पहले आपने किसी को माल बेचा था, उसने माल वापस कर दिया, तो आपके डेटर कम हो जाएंगे। डेटर कम तो असेट कम, असेट कम तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ में आया। सेकेंडली आपने सेल करी थी तो इनकम हुई थी, अब सेल्स रिटर्न है तो आपकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी सेल्स रिटर्न की बताओ, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डेबिट
टू डेटर अकाउंट। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं गुड्स रिटर्न्ड बाय श्याम ₹30,000, तो यहां पर श्याम ने माल वापस किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना? 30,000। होपफुली आपको एंट्री समझ में आ गई। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों? गुड्स रिटर्न हुए तो श्याम जो था हमारा क्या था? डेटर। डेटर क्या हो गया? कम हो गया। असेट कम, तो मैंने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। और इससे इनकम कम हो गई तो मैंने उसे क्या कर दिया? डेबिट। तो होपफुली आपको परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दोनों की एंट्रीज जो है वो क्लियर है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड लिख सकते हैं, जबकि परचेज रिटर्न को क्या लिख सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक हमने जितना किया उसके बेसिस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन करेंगे, अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे आपकी एंट्रीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने 10 एंट्रीज लिखी हैं। एक एक करके फटाफट पहले आप ये 10 एंट्रीज करिए और इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा, आप उसके साथ क्रॉस चेक करेंगे। पहले आप इसे यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए, सारा नोट डाउन करिए और उसके बाद आप क्या बोलते हैं इसका सॉल्यूशन करके आप मेरे साथ क्रॉस चेक करेंगे। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। चलिए आइए चेक करें। गुड्स परचेज इन कैश ₹30,000, तो इसकी एंट्री आपने की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, इसके बाद गुड्स परचेज इन क्रेडिट 25,000, तो इसकी एंट्री आपने की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 25,000। यही की है तीसरी एंट्री। नरेशन आप अभी मैं नहीं लिख रहा, आपको पता है क्या क्या लिखनी होती है। गुड्स रिटर्न्ड 10,000, तो 10,000 था, तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर कम कर दिया हमने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से? 10,000 से। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम 50,000, तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया होगा टू श्याम 50,000। इसके बाद पेड टू श्याम इन फुल सेटलमेंट 48,000 हमने पे किए, तो इसकी आपने एंट्री की होगी। देखो एंट्री जिसकी ज़्यादा गलत हो रही है, इसका मतलब उसने सीधे तुक्के मारे, उसने जैसे मैंने टिप सिखाया था सेट कम लायबिलिटी कम, वो सब नई चार्ट बनाया। इसका एक मेजर कारण ये हो सकता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, this is 48 and this is 2. Next, goods sold to Krishna 20,000, तो Krishna count debit to
सेल्स अकाउंट कितना 20,000 रुपीज के 20,000 के हमने गुड्स सेल करे हैं। नेक्स्ट कृष्णा रिटर्न गुड्स 5,000, तो सेल्स रिटर्न होगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 5,000, ठीक है। इसके बाद कृष्णा पेड रुपीज 15,000, कृष्णा ने 15,000 रुपये पे कर दिए, तो कैश हमारे पास आया कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 15,000। thereafter रेंट पेड 30,000, तो इसकी आपने एंट्री करनी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। यही एंट्री आपने करी है इसकी, वेरी गुड। और इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री आपने करी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000। तो अगर बेटा आपने यहां तक सारी एंट्रीज ठीक करी हैं, 10 में से 10 अगर आपकी ठीक है तो इट्स एक्सीलेंट। अब कुछ अलग तरह की जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या। सबसे पहले अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। जो बिजनेस ओनर होता है वो जब बिजनेस के अंदर अमाउंट लेके आता है तो उस चीज को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। तो अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर विच इज टेक्निकली नोन एज व्हाट? कैपिटल, विच इज अ इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। वेरी गुड। ओनर कभी भी बिजनेस में कोई भी पैसा लाएगा तो उसको हम क्या नाम देने वाले हैं? कैपिटल। उससे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? अब ध्यान से देखिए, अगर लिखा हुआ है राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया 50,000 रुपए। तो बेटा बिजनेस में कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया मतलब वेरी गुड, असेट बढ़ गया, तो क्या करेंगे हम? उसे डेबिट करेंगे। राम ने कमेंस किया बिजनेस, तो राम कौन है? ओनर। ओनर जो पैसा लाता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? कैपिटल। बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। नहीं, गलती से भी गलती मत करना। आपने लिखना है टू, अरे आजा भाई, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000। ठीक है, नीचे नरेशन आ जाएगी। बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है,
तो जब भी कैपिटल आएगी बिजनेस में उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है। समझ में आया? श्योर, वेरी गुड। अब देखो, ओनर अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो ओनर को पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है, हाँ या ना? भाई मैं अपने बिजनेस में अगर पैसे लगा रहा हूँ और मुझे कल दिन अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो कहाँ से लाऊंगा? बिजनेस से ही निकालूंगा। तो दैट इज टेक्निकली नोन एज ड्राइंग्स। क्या बोला जाता है उसको? ड्राइंग्स। सेकंड इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट withdrawn by partner for personal use. सॉरी, पार्टनर लिख दिया मैंने। अमाउंट withdrawn by owner for personal use। जो अमाउंट ओनर निकालता है पर्सनल यूज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग से जो कैपिटल है जब वो निकाले, देखो जब पैसा लाया तो कैपिटल बढ़ गई, अब वो पैसा निकाल रहा है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होगी मतलब एक तरह से लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होगी तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश निकाला है, कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात? चलिए, जैसे कि एग्जांपल आपको मैं देता हूं। अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर ₹15,000। तो इसकी एंट्री क्या करोगे बेटा? बहुत बढ़िया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट कितना? 15,000। ठीक है, बीइंग amount withdrawn for personal use। समझ में आ गया? श्योर, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? चलिए, हो सकता है ओनर जो ड्राइंग्स है वो कैश में ना करके गुड्स में करे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर ए है, चलो बी बन गया, बी ले लो। मिस्टर बी है, मिस्टर बी का जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। एसी टीवी खरीदते बेचते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना मतलब खरीदना बेचना, परचेज करते हैं उसे सेल करते हैं। अब मिस्टर बी को अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए एक एसी चाहिए था। तो अब एक बात बताओ, उनका खुद का एसी का बिजनेस है, उन्हें खुद के लिए एसी चाहिए, तो क्या वो बाजार से खरीद के लाएंगे या अपने बिजनेस में से निकाल के लगा देंगे? बिजनेस में से निकाल के लगा देंगे, हाँ या ना? तो यहां पर भी मिस्टर बी ने ड्राइंग्स तो करी, बट वो ड्राइंग्स किस चीज की में है? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। जो बिजनेस जिन गुड्स में डील करता है मिस्टर बी ने वो विड्रॉ किया। तो यहां पर जो गुड्स विड्रॉ है, क्या क्या है? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये भी क्या है? ड्राइंग्स है। लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिए। अच्छा, ड्राइंग्स तो हमें पता है क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम होती है, लायबिलिटी कम होती है, याद है ना? वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से देखिए,
ड्राइंग्स तो चलो भाई डेबिट होंगी, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद देखो, जब बिजनेस गुड्स परचेज करता है, बिजनेस गुड्स परचेज करता है तो उसको क्या करता है, डेबिट करता है। सेल करता है तो सेल को क्रेडिट करता है। लेकिन यहां सेल नहीं हुई है, यहां पर ओनर ने गुड्स निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो देखो, जब बिजनेस ने गुड्स परचेज करे होंगे तो क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, और टू कैश या क्रेडिटर जो भी किया होगा यही एंट्री की होगी, हाँ या ना। अब जब वो गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं तो ये जो परचेज आपने डेबिट किया था ये खत्म हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? शो जो बिजनेस एक्सपेंस आपने दिखाया था उतने से वो बिजनेस एक्सपेंस आपका कम हो गया। क्लियर है? आप याद रखना एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी गुड्स यूज होंगे फॉर पर्पस अदर देन सेल, मतलब आप जो गुड्स खरीद के लाते हो उसको सेल के अलावा कुछ और है, जैसे गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ठीक है, या हमने कुछ गुड्स सैंपल के तौर पे बांट दिए, या कुछ डोनेशन में दे दिए, चैरिटी में दे दिए। तो अगर हम गुड्स का कभी भी यूज कर रहे हैं फॉर पर्पस अदर देन सेल तो उस केस में परचेज अकाउंट हमेशा जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। अभी आगे भी आप ऐसे बहुत केसेस देखेंगे। अगर गुड्स का यूज हो रहा है फॉर द पर्पस अदर देन सेल तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उससे वो बिजनेस एक्सपेंस उतना प्रोपोर्शनेटली कम हो रहा है। समझ में आ गया यहां तक? शो। तो अगर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹30,000, गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए। गुड्स कैश नहीं है, गुड्स है, तो क्या एंट्री होगी बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू परचेज अकाउंट 30,000 being goods withdrawn for personal use। तो ले दे के अभी तक आपने क्या सीखा? सारी बातें। अगर ड्राइंग्स हुई हैं कैश में होंगी या गुड्स की होंगी। कैश में होंगी तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वही अगर हमारी गुड्स में होंगी तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो डिपेंड करता है ड्राइंग्स कैश की है या गुड्स की। और कैपिटल की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये आपने कैपिटल की और ड्राइंग्स की रिलेटेड टू ओनर एंट्रीज सारी की सारी देख ली, और होपफुली इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर क्या कैपिटल जो है वो कैश में थी तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट अगर वो कैश ना लाके कुछ फर्नीचर ले आते या कुछ और असेट ले आते तो क्या होता, तो
कुछ नहीं होता, जो ला रहे हैं उसको डेबिट कर दो। फर्नीचर ला रहे हैं तो फर्नीचर कर देंगे, या कोई असेट ला रहे हैं तो असेट को डेबिट कर देंगे। कैश ला रहे हैं तो अच्छी बात है, कैश नहीं ला रहे उसके अलावा कुछ ला रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। तो जरूरी नहीं कैश में कोई असेट भी आ रहा, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो होपफुली आपको कैपिटल एंड ड्राइंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्लियर है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? थैंक यू सो मच। चलो एक एक्सरसाइज दे देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करना है। 3-4 एंट्रीज में आपको दे देता हूँ। राम कमेंस्ड, नोट कर लो फटाफट, बिजनेस विद कैश ₹25,000। श्याम commenced business with machinery ₹50,000. Amount withdrawn for personal use $30,000. Goods withdrawn for personal use 25,000। फटाफट इसे करिए। एक बार मैं कर लिया तो आंसर बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके करो। हो गया? चलो आंसर बता देता हूँ। पहले में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नेक्स्ट में मशीनरी टू कैपिटल, तीसरे में एंट्री की होगी अपनी ड्राइंग्स टू कैश, और फोर्थ में अपनी की होगी ड्राइंग्स टू परचेज। दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज 4 एंट्रीज। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स की। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। बिजनेस में वो असेट्स जो हमने बेचने के मकसद से नहीं रखे, नॉट हेल्ड फॉर सेल, रादर पर्पस इज टू जनरेट बेनिफिट्स। इनका मकसद बिजनेस में सेल करना, हमें इन्हें सेल नहीं करना, हमने इस मकसद से नहीं खरीदे कि हम इन्हें बेच देंगे। हमारा मकसद है उनसे बेनिफिट्स लेना, प्लस ये असेट जनरली 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। कौन कौन से होते हैं? अरे बिल्डिंग, बिजनेस में जो है जितनी भी मशीनरी है बिजनेस में, अब मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है तो क्या मैं बेचने के लिए लाया हूं? बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में जितना भी फर्नीचर है वो सारे के सारे क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी और समझनी। देखो, अगर फिक्स्ड एसेट परचेज हुए हैं, फिक्स्ड एसेट हमने परचेज करें, तो एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट परचेज करने से, अच्छा या तो हमने कैश पे परचेज करे होंगे या उधार पे खरीदे होंगे। तो अगर हमने फिक्स्ड एसेट कैश में परचेज करे हैं तो एक साइड तो हमारा कैश कम हो गया, असेट कम हो गए, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। दूसरी साइड हमारा वो फिक्स्ड एसेट जो है बढ़ गया। भाई आप कोई एसेट खरीद के ला रहे हो तो आपके एसेट बढ़ गए ना बेटा। फिक्स्ड एसेट बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गया एक तरह से, तो आप उसे क्या करोगे? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हुई? जो भी फिक्स्ड एसेट है आप उसका नाम लिखेंगे। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीनरी है तो मशीन। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, पक्का। अगर आपने वो फिक्स्ड एसेट उधार पे खरीदा है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो हम उसे क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे। सेकंड साइड आपके फिक्स्ड एसेट बढ़ गए, उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां एंट्री क्या बनेगी हमारी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटर है अगर आप क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट लिख पाए तो, क्योंकि सिर्फ क्रेडिटर्स हम लिखते हैं तो गुड्स वाले क्रेडिटर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लिखिए क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का आ रहा है? चलो, नरेशन हुई रहेगी बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज, ठीक है। सेम वे यहां पर बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज। अब अगर हम समझ में आए यहां तक, एक एग्जांपल देखें। मैंने आपको दिया सपोज बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश ₹10 लाख। दूसरा मैंने आपसे पूछा फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000। उधार पर हमने 30,000 का फर्नीचर खरीदा। दोनों चीजें, अब देखो बिल्डिंग है, असेट बढ़ गए, क्या होगा, डेबिट। कैश पे खरीदा, असेट कम हो गए, क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 10 लाख, 10 लाख। समझ में आ गया? शो यहां पर फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000, क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे। तो क्या करेंगे, फर्नीचर परचेज किया, असेट बढ़ गए, डेबिट करेंगे। बट क्योंकि उधार पे खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। कितना, 30,000, 30,000। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई, फिक्स्ड एसेट परचेज की दोनों। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करा है तो आप उसे डे टू डे यूज भी करेंगे। डे टू डे यूज करेंगे अगर, तो उसकी वैल्यू कम होगी। भाई आप एक बात बताओ, मैं मशीनरी लाया 1 लाख रुपए की, वो मेरे बिजनेस में डेली यूज हो रही, तो डेली यूज होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम भी होगी। अगर डे टू डे यूज की वजह से मशीन किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है, फिक्स्ड एसेट वैल्यू decreases due to day to day use, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या बोलेंगे, नॉर्मल वियर एंड टियर। कि डे टू डे यूज कर रहे हैं, ये हमारा एक टेक्निकल वर्ड है अकाउंटिंग लैंग्वेज का, नॉर्मल वियर एंड टियर, कि डे टू डे यूज करने से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है। उस चीज को हम अकाउंटिंग की उसमें बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सपोज मैं मशीन खरीद के लाया 1 लाख रुपए की, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद
जो मशीनरी है उसकी वैल्यू है 95,000, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 95,000 रह गई। तो जितनी वैल्यू कम हुई है, जितनी वैल्यू उसकी कम हुई है, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, दैट इज 5,000। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हेन फिक्स्ड एसेट वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू डे टू डे यूज और नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, वो हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन। बहुत, वैसे तो मीनिंग बहुत वाइड है, डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डे टू डे यूज होने की वजह से कम हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, इसलिए उसे डेबिट किया जाता है। सेकंड, इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी बताओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। समझ में आया डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। कोई डाउट इसके अंदर? शो चलिए, सपोज आपके पास लिखा हुआ है ऐसे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹30,000। तो क्या एंट्री करेंगे बताइए इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने से? 30,000 being value of building is depreciated। बिल्डिंग की वैल्यू हमने क्या करी है? डेप्रिशिएट करी है। समझ में आ गया आपको? पक्का? चले, तो हमने असेट परचेज करने की भी देख ली, उसकी वैल्यू अगर कम होती है डेप्रिसिएशन तो उसकी एंट्री भी देख ली। अब लास्ट, अगर हमने अपना फिक्स्ड असेट बेच दिया, फिक्स्ड एसेट हमने सेल किया, कैश आएगा, तो एसेट बढ़ गए, क्या होगा? वो डेबिट। ठीक है, आपका वो वाला फिक्स्ड एसेट जो है कम हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट कम, जो आपने बेचा है, सेट कम, क्या करोगे? क्रेडिट। अब या तो उसको बेचने पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इनकम है, क्रेडिट करोगे, लॉस हुआ तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब कैसे देखते हैं, ध्यान से। सपोज आपको बोला बिल्डिंग सोल्ड एट ₹15 लाख, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ₹12 लाख। 12 लाख की बिल्डिंग थी, हमने 15 लाख में बेच दी। ठीक है, देखिए कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट 15 लाख। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 20,000 रुपए से ऊपर की जितनी एंट्री होती है वो सारी बैंक से होती है, तो इनकम टैक्स वाले हमारे घर पे आ जाते हैं। और इनफैक्ट अब तो 10,000 से ऊपर की सारी एंट्रीज जो है वो हमें बैंक से करनी चाहिए, लेटेस्ट प्रोविजंस है। तो बैंक आया हमारे पास 15 लाख रुपए। ठीक है, बिल्डिंग हमारी खत्म हो गई, असेट हमारा कम हो गया। कितने की थी बिल्डिंग? 12 लाख की। ठीक है, और हमें प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने का?
3 लाख रुपए का। समझ में आ गई बात? श्योर। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, बहुत सिंपल है, जितना पैसा आया डेबिट, इसमें आएगा जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, टू फिक्स्ड एसेट, जो भी आपने एसेट बेचा है, यहां पे उसकी कॉस्ट आएगी, ये कई बार उसको वो बुक वैल्यू भी बोल देता है। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस होता तो लॉस डेबिट हो जाता, प्रॉफिट ना हो के लॉस डेबिट हो जाएगा। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट। वैसे प्रॉफिट लॉस देता नहीं है जनरली क्वेश्चन में आपके, तो होपफुली आपको ये सारा क्लियर है। परचेज, डेप्रिसिएशन एंड सेल। एक सिंपल सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, करके दिखाओ उसे फास्ट। मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 10 लाख, depreciation on machinery at the rate of 20%. Furniture valued rupees 50,000, sold at 80,000. और लास्ट, लैंड वैल्यूड रुपीज 1 लाख, सोल्ड एट 95,000। 4 आपको एक करके दिखाने हैं। वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद आप पहले करिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। कर लिए? चलो चेक करें। सबसे पहले मशीनरी परचेज 10 लाख, क्या एंट्री करी आपने इसकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, बाय डिफॉल्ट याद रखना कि अगर 20,000 से ऊपर है तो हमें बैंक ही लिखना। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि आप सीख रहे थे, अब धीरे धीरे नई नई बातें सिखाता जाऊंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, अगर लिखा ही उसने कैश है तो बात अलग है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा आप उसे टू बैंक लिखेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन काउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना? 20% है तो 2 लाख रुपए लगाया आपने। यही क्या होगा? डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तीसरा, फर्नीचर 50,000 का आपने 80,000 में बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू फर्नीचर। कितने की कॉस्ट थी? 50,000। वेरी गुड। प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? 30,000 रुपए। ठीक है, शो। इसके बाद लैंड जो कि 1 लाख की थी, हमने 95 में बेची, तो इसमें हमें लॉस हो रहा है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 टू लैंड जो है वो हमारी खत्म हुई 1 लाख की, तो हमें 5,000 का लॉस हो रहा है। लॉस जो है वो डेबिट होगा। होपफुली आपने ठीक किया हो। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, कितना? 5,000। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग ऑफ सेल, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। चलिए बच्चों, अभी तक जितना भी हमने किया है अब उसकी एक पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगेन वही स्कोर बोर्ड हमारे सामने है। अगर आपने 10 की 10 एंट्री सही करी तो आप आगे
पढ़ें, एक्सीलेंट, 9 वेरी गुड, 8 गुड, 7 इज फेयर इनफ एंड 6 से कम है तो आपको सारा रिवाइज करने की जरूरत है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसे नोट डाउन करिए। सारी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है और फिर उसे क्रॉस चेक करनी है मेरे साथ। फटाफट वीडियो पॉज कर दीजिए अब और सारा नोट डाउन करके अपने आप पहले क्वेश्चन करिए। चलिए, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लिया है पूरा। अब मैं करता हूं, अब देखिए आपका आंसर ठीक है क्या। रामा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। इट्स अ फॉर्मेट, आपने अलग अलग भी करी, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर फॉर्मेट इज दिस। सबसे पहले डेट या सीरियल नंबर आता है, जैसे यहाँ पर तो मेरे पे सीरियल नंबर है। रामा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितना? 50,000। आप हर एंट्री के बाद चाहें तो अगर आप पे टाइम है तो ऐसे लाइन डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता, अभी आप मत डालो, मेरे पे तो खैर प्लेन पेपर है इसलिए डाल रहा हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर 30,000 इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, देखो कैश लिखा हुआ है इसलिए मैं भी कैश कर रहा हूँ। सेल्स अकाउंट डेबिट का डेबिट 30,000 30। ये जो बीच में आपको एक कॉलम दिख रहा है एलएफ लेजर फोलियो का, ये भी आपके यूजलेस है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, तो होपफुली आपने इसकी एंट्री करी है। परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, श्याम हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ गया टू श्याम अकाउंट एंड अमाउंट इज 30,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड रेंट, तो रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, और कैश हमारा कम हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट 30,000। बीइंग रेंट पेड, ठीक है। चलिए, फिर अमाउंट पेड टू श्याम 29,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को हमने 29 परचेज किया था ना 30 का, फुल सेटलमेंट में 29,000 पे किए, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू discount received. How much was the amount? 30. How much we paid? 29,000 and 1,000 is the amount of discount. Being amount paid to Shyam. Thereafter, फर्नीचर परचेस्ड, फिक्स्ड एसेट है, क्या एंट्री होगी? फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कैश में ही माने, बैंक पे लिख दिया, ठीक है। फर्नीचर टू कैश 25,000, बैंक पे लिखा या क्रेडिटर भी लिख दिया किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। वैसे कायदे से तो फर्नीचर टू बैंक ही होगी, क्योंकि 10,000 से ऊपर का अमाउंट है। अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सो ओ नरेशन लिखना भूल गया, लिख लोगे? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ड्राइंग्स
टू कैश बीइंग अमाउंट विड्रॉन। कितना किया बेटा ड्राइंग्स? 35,000। इसके बाद गुड सोल्ड टू शिव ऑन क्रेडिट 20,000 ऑन क्रेडिट। ओके शिव तो डेटर बन गया, डेटर असेट डेबिट, सेल्स हुई है, इनकम आनेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना? 20,000। देयर आफ्टर 9th अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम शिव, शिव से पैसा आया, डेटर कम हो गए, कैश आ गया, कैश आ गया, एसेट बढ़ गए, कैश अकाउंट डेबिट टू शिव। ये मैं नरेशन इस बार नहीं लिख रहा, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, प्लीज आप नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम शिव। अच्छा वो ऊपर भी नहीं लिखी, नहीं तो और स्पेस कम पड़ जाता। नेक्स्ट कमीशन पेड, कमीशन पे करिए। क्या है पे करना कमीशन? एक्सपेंस। वेरी गुड। तो कमीशन इज एन एक्सपेंस, तो हम उसे डेबिट करेंगे टू कैश। कैश हमारा कम हो गया, एसेट हमारे कम हो गए। कितना? 5,000। 5,000। चलो स्पेस है इसमें लिख देता हूं बीइंग कमीशन पेड। तो यहां तक अगर आपने 10, 9, 8, 7 तक स्कोर करे हैं तो आगे बढ़ना, अदरवाइज 6 से कम है तो पहले सारा रिवाइज करके आओ।